जय श्री श्याम दोस्तों। इससे के पहले वाले लेक्चर में अपन साइंस में सेल चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन सेल मतलब कोशिका चैप्टर को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे टिश्यू, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं ऊतक। टिश्यू टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो 4-5 लेक्चर हुए उनमें सेल टॉपिक को अपन अच्छे से देख लिया है, वो पूरा ख़त्म कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू ऊतक कि ऊतक होते क्या हैं। तो ऊतक की अगर अपन बात करें तो कोशिकाओं के समूह को, द ग्रुप ऑफ सेल, क्या कहलाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, या फिर अपन हिंदी में अगर अपन बात करें कि कोशिका के समूह को अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन कह सकते हैं ऊतक। मतलब जहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं को मिला दिया जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? टिश्यू या फिर ऊतक। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कोशिका के समूह को क्या कहेंगे अपन? ऊतक कहेंगे। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि ऊतक है क्या, कि जब बहुत सारी कोशिकाओं को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। पहली बात। सेकेंड अपन बात करें कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, जैसे अपन ने सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा था, ठीक उसी प्रकार ऊतक या टिश्यू के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे। अब बात आती है इसके जनक की। अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो एग्जाम में आने की संभावना है, सिर्फ वही चीज़ों को अपन बार बार पढ़ रहे हैं। इसलिए अपन इस लेक्चर को ज़्यादा ना बड़ा करेंगे, क्योंकि होने में तो इस ऊतक के इंट्रोडक्शन में लगभग 10 मिनट चले जाएँ, पर फिर भी अपन जो लास्ट में क्वेश्चन मिलना है डायरेक्ट उन्हीं पर बात करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके जनक की अगर अपन बात करें तो मार्सेली, इसके जनक की अगर अपन बात करें तो मार्सेली मैलिपगी। मार्सेली मैलिपगी कौन है? तो हिस्टोलॉजी के जनक, मतलब ऊतक के जनक कौन है? तो मार्सेली मैलिपगी। 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? तो मार्सेली मैलिपगी कौन है? इसके जनक हैं। किसके? ऊतक के। अब अपन बात करते हैं ऊतक के प्रकार की। अब अपन बात करते हैं ऊतक के प्रकार की, कि ऊतक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं मेनली 4 प्रकार के। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहले अपन बात करें पेशीय ऊतक। पहले अपन बात करते हैं पेशीय ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, जिसको मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। सेकेंड अगर अपन बात करें पेशीय ऊतक, सेकेंड अपन बात करें संयोजी ऊतक। सेकेंड अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा? संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड की अगर अपन बात करें तो ये होता है तंत्रिका ऊतक। ये होता है तंत्रिका ऊतक, जिसको न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है, जिसको न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो इसे कहते हैं उपकला ऊतक। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो इसे कहते हैं उपकला ऊतक, जिसको एडिपोज ऊतक भी कहा जाता है, जिसको एडिपोज टिश्यू या ऊतक भी कहा जाता है, या फिर इसी का एक नाम होता है इपीथीलियम। इपीथीलियम टिश्यू किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उपकला ऊतक को। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या इपीथेलियम टिश्यू। पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन देखेंगे पेशीय ऊतक, कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं। सबसे पहला ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर की
जो मांसपेशियां हैं वो किसकी बनी हुई हैं? तो वो बनी हुई है पेशीय ऊतक की। मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 639 होती है। मांसपेशियां हमारे शरीर में हैं जो किसकी बनी है? पेशीय ऊतक की। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कंकाल मतलब स्केलेटन के ऊपर पाई जाती हैं। हमारा जो कंकाल है उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? मांसपेशियां, जिनकी संख्या कितनी है? 639 है। किससे बनी होती है? तो पेशीय ऊतक से बनी होती है। इनमें एक द्रव, या हम कह सकते हैं एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। जिसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। पेशी ऊतक की अगर अपन बात करें तो मांसपेशियां किसकी बनी है? पेशी ऊतक की बनी है, जिनकी संख्या कितनी है? 639 है। कंकाल के ऊपर यह पाई जाती हैं। तरल पदार्थ सार्कोप्लाज्मा इनमें होता है और इनका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को गति देना। तो ये 3-4 चीजें हैं जो पेशी ऊतक से अपन को याद रखनी है। सेकेंड अगर अपन बात करें तो सेकेंड अपन ने देखा था संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू कहा था। सेकेंड अपन ने देखा था संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू कहा था। संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा था। अब कनेक्टिव यानी क्या होता है? जोड़ना या फिर मिलाना। मिलाना या फिर क्या होता है? जोड़ना। हमारे शरीर में कौन सी चीजें हैं जो आपस में अंगों को या क्रियाओं को जोड़ती हैं? तो पहली चीज आती है बोन्स, मतलब हड्डी। बोन्स हमारे पूरे कंकाल को जोड़ के रखती है। सेकेंड बात आती है ब्लड की। तो हमारी जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको सबको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। हमारे पूरे कंकाल तंत्र को जोड़ने का काम कौन करता है? बोन्स करता है। और इसी में एक चीज और याद रखनी है अब उनको, लिम्फ, जिसको लसिका कहते हैं। लसिका भी हमारे आंतरिक क्रियाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो संयोजी ऊतक में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि हड्डी निम्न में से कौन से ऊतक का उदाहरण है? तो है संयोजी का। रक्त निम्न में से कौन से ऊतक का उदाहरण है? तो ब्लड किसका है? संयोजी ऊतक का। लिम्फ या लसिका किसका उदाहरण है? तो संयोजी का। मतलब ये आपस में शरीर की आंतरिक क्रियाओं को और कंकाल को जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए किसके अंतर्गत आएंगी? संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दो अपन देख चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड अगर अपन बात करें, तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो उसमें आएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जिसको इंग्लिश में अपन ने न्यूरॉन टिश्यू कहा है। जिसको इंग्लिश में अपन ने न्यूरॉन टिश्यू कहा है। अब तंत्रिका ऊतक में क्या क्या चीजें आती हैं? प्रकार से सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तंत्रिका ऊतक में क्या आएगा? तो पहला तो इसमें आएगा ब्रेन और सेकंड आएगा स्पाइनल कॉर्ड। पहला क्या आएगा? ब्रेन, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। सेकंड क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। हमारा पीछे वाला ये जो हिस्सा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे मेरुदंड या मेरुरज्जु भी कहते हैं। जब अपन ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। यहाँ आपको ये याद रखना है कि तंत्रिका ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? हमारे शरीर में जो संदेश या आवेग हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करवाना, मतलब संचार करवाना। सिग्नल्स का आदान प्रदान हमारे शरीर में कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो दो एग्जाम्पल आपको तंत्रिका ऊतक में याद रखने हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु या मेरुदंड। इसके बाद अगर अपन बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में अपन ने देखा था उपकला ऊतक। फोर्थ में अपन ने देखा था उपकला ऊतक, जिसको अपन ने एडिपोस या इपिथेलियम टिश्यू भी कहा था। इपिथेलियम टिश्यू भी अपन ने इसमें कहा था, उपकला ऊतक। अब उपकला का अर्थ क्या होता है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी जो सबसे ऊपरी परत है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, आंतरिक अंग, उनकी जो ऊपरी परत है वो किसकी बनी होती है? तो उपकला ऊतक की। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और एग्जाम में जो बार बार आता है वो एग्जाम्पल क्या है? त्वचा, जिसको अपन बात करते हैं स्किन।
तो अपन को ऊतक में सिर्फ इनके एग्जाम्पल और प्रकार याद रखने हैं। तो उपकला ऊतक में, जिसको एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी ऊपरी जो परत है वो किसकी बनी है? उपकला ऊतक की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? त्वचा। तो अपन ने चारों प्रकार ऊतक के देख लिए हैं। अगर इनसे एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसी में से आएंगे, बाकी इससे और ऊतक चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टिश्यू कंप्लीट अपना हो चुका है। क्या होता है? हिस्टोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। मार्सेली मैलिपगी इसके जनक हैं। उसके बाद टिश्यू की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक, टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब अपन बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, मस्कुलर सिस्टम। जिस प्रकार टिश्यू चैप्टर था छोटा सा, उसी प्रकार मस्कुलर सिस्टम, जिसको अपन पेशीय तंत्र कहते हैं हिंदी में, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख ही चुके हैं। मांसपेशियां अभी अपन ने देखी थी किसमें? पेशीय ऊतक में। तो मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं? पेशीय ऊतक की। जिनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 639। इनमें एक द्रव भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा नामक द्रव कहाँ होता है? तो मांसपेशियों में होता है। और मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं कंकाल के ऊपर। मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं कंकाल के ऊपर। मांसपेशियां कौन से ऊतक की बनी होती हैं? तो बनी होती है पेशीय ऊतक की। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। सार्कोप्लाज्मा नामक द्रव इनमें भरा होता है। और मांसपेशियां होती कहाँ पे हैं? तो कंकाल के ऊपर होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो गति प्रदान करना। गति प्रदान करना। शरीर में गति प्रदान करने का कार्य कौन करती हैं? तो मांसपेशियां ही करती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 639 इनकी संख्या होती है। इनमें द्रव कौन सा भरा होता है? तो सार्कोप्लाज्मा नामक द्रव भरा होता है। मांसपेशियां होती कहाँ पे हैं? तो कंकाल के ऊपर होती हैं। अब बात आती है कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? वहां सिर्फ अपन ने पेशीय ऊतक देखा था जिसका उदाहरण था मांसपेशी। अब आप इसके बाद अपन यहाँ पर मांसपेशी देख रहे हैं कि मांसपेशी के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। मांसपेशी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऐच्छिक। दूसरा होता है अनैच्छिक। पहला होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक और तीसरा होता है हृदयक। 3 प्रकार की मांसपेशियां मानव में पाई जाती हैं जिनकी संख्या कितनी है? 639। पहले की अगर अपन बात करें तो ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदयक मांसपेशी। अब ऐच्छिक मांसपेशी क्या होती हैं? जो भी क्रियाएं अपने कंट्रोल में हैं, जो भी क्रियाएं अपने कंट्रोल में होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी। जैसे ये मैं बोर्ड पे हाथ से लिख रहा हूँ तो एक ऐच्छिक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, या फिर मैं डस्टर उठा के उसे मिटा सकता हूँ। तो ये कौन सी ऐच्छिक मांसपेशी? ठीक है, देखना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, रोटी को तोड़ के मुंह में रखना। ठीक है, उसके बाद जो अंतर क्रिया होगी पाचन की वो अनैच्छिक में होगी, परंतु रोटी को तोड़ के मुंह में रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो जितनी भी क्रियाएं हैं जिन पे अपना कंट्रोल होता है वो किसके अंतर्गत आएंगी? ऐच्छिक मांसपेशी के अंतर्गत। सेकेंड अगर अपन बात करें अनैच्छिक की, तो जिन क्रियाओं पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, जिन क्रियाओं पे अपना कंट्रोल नहीं होता है वो कौन सी होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां। कैसी? जैसे पलक का झपकना। पलक का झपकना। पलक का झपकना अपन कुछ समय के लिए कर सकते हैं, पर अगर अपन ऐसी बात करें कि हम आजीवन अपने हिसाब से पलक को झपका सकते हैं तो वो संभव नहीं है। तो पलक का झपकना किसका उदाहरण है? अनैच्छिक मांसपेशी का। लीवर का कार्य करना, वो अपने हिसाब से स्त्रावण करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें पाचन क्रिया। इसके बाद बात अपन करें पाचन क्रिया, या फिर अपन बात करें जो श्वसन तंत्र है वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो उसके हिसाब से ही कार्य करता है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पाचन क्रिया ये उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पलक का झपकना,
ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है। श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, छोटी आंत का कार्य करना, बड़ी आंत का कार्य करना, पैनक्रियास का कार्य करना, मूत्र वाहिनियाँ अपने हिसाब से कार्य नहीं करती हैं, रक्त वाहिनियाँ अपने हिसाब से कार्य नहीं करती हैं, उनके हिसाब से ही वो कार्य करेंगे। तो अनैच्छिक के बहुत सारे उदाहरण हैं, कैसे हैं? जैसे पाचन क्रिया, पलक का झपकना, श्वसन तंत्र हो गया, मूत्र वाहिनियाँ हो गया, रक्त वाहिनियाँ हो गया, पैनक्रियास का काम मतलब अग्नाशय का, लीवर का काम, छोटी आंत का काम, बड़ी आंत का काम, फेफड़ों का काम, ये सब क्या अनैच्छिक है, इन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं। तो ये सब किस में आएगा? अनैच्छिक मांसपेशी में। अब एक थर्ड आता है हृदय। तो हृदय में आपको एक उदाहरण याद रखना है, सिर्फ हृदय। हृदय भी एक प्रकार का अनैच्छिक का ही उदाहरण है, परंतु बुक्स में इसको एक अलग प्रकार या अलग टाइप बताया गया है हृदय। तो इसमें अपन को एग्जाम्पल क्या याद रखना, हृदय कि हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती हैं, मतलब वो हो किसकी सकती हैं? अनैच्छिक की, परंतु इसका एक प्रकार अलग बना दिया है जिसका नाम है हृदय। तो इसमें उदाहरण क्या याद रखना, हृदय। तो अपन ने मांसपेशियों के प्रकार देखे हैं, ऐच्छिक जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, अनैच्छिक जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हृदय मतलब इसमें उदाहरण याद रखना है उनको, हृदय। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है। कौन सा द्रव तरल पदार्थ भराया जाता है? तो सार्कोप्लाज्म भराया जाता है। और कहाँ पर होती है? तो कंकाल के ऊपर होती हैं। ये अपन ने देखी मांसपेशियां। दोनों ही छोटे टॉपिक थे। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी मांसपेशी। कभी मान लो प्रश्न आ जाए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी मांसपेशी। सबसे बड़ी की बात करें तो ये होगी इपिग्लूटिस। इपिग्लूटिस जो कि अपने कमर के नीचे वाले पोर्शन में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इपिग्लूटिस। सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपिडस। स्टेपिटस जो कहाँ है? कान में। स्टेप सबसे छोटी हड्डी है, उसी पे कौन सी होती है? स्टेपिडस मांसपेशी, जो कैसी सबसे छोटी है। अब अपन बात करें सबसे लंबी की, तो सारटोरियस। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी? सारटोरियस, जो अपनी जांग फीमर में पाई जाती है। तो 3 प्रश्न ये भी हैं, अपन को याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इपिग्लूटिस, जो कमर के नीचे जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पर होती है इपिग्लूटिस। सबसे छोटी होती है स्टेपिडस, जो कि कान में है। कान में स्टेप सबसे छोटी हड्डी, उसी पे पाई जाती है स्टेपिडस। थर्ड की बात करें लंबी की, तो ये होती है सारटोरियस। कहाँ होती है? तो जांग में होती है। फीमर के ऊपर कौन सी होती है? तो सारटोरियस होती है। तो 3 प्रश्न अपन को याद रखने हैं। इपिग्लूटिस सबसे बड़ी, स्टेपिडस सबसे छोटी और सबसे लंबी कौन सी होती है? सारटोरियस। तो आज अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, टिश्यू और उसके बाद मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशीय तंत्र। इसके बाद का लेक्चर अपन आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।